हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान पर। तो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चले। तो चलिए, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट पेपर जो आप लोग का एग्जाम प्रथम सावधि परीक्षा होने वाला है, उस मॉडल प्रश्न पत्र पर सेट 2 जो निकला है वो सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और मेरा चैनल का नाम है इजी कॉमर्स ज्ञान, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें आप लोग का सबसे पहले हम बता दें कि आप लोग को सभी प्रश्न जो होगा अनिवार्य होगा, सभी का प्रश्न देना होगा। और कुल प्रश्न जो होगा 40 प्रश्न होगा। उसमें से प्रत्येक प्रश्न जो हो एक एक अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे और सही विकल्प को हम लोग को चयन करना होगा। और कोई भी अगर उत्तर हमारा गलत हो जाता है तो उसमें हम लोग का अंक काटे नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग को सभी में टिक लगाना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका है, आदर्श अशास्त्र के संबंध में क्या सत्य है। तो आदर्श अशास्त्र का कार्य परामर्श देना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर वितरित होने का क्या कारण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तकनीक का विकास। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक किसान 100 टन धान 100 टन जो है धान और 20 क्विंटल गेहूं के उत्पादन को त्याग करता है, तो धान के उत्पादन के लिए आवश्यक लागत क्या है। तो कोई सही आंसर हो जाएगा सी जो है इसका आवश्यक लागत है, धान को उत्पन्न करता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बांडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा। जब हम लोग इसको एक मांग वक्र में दर्शाते हैं, इस तरह से मांग वक्र बनाते हैं, जब हम लोग इसको एक मांग वक्र में दर्शाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, सी जो होता है सबसे ऊपर में होता है, उसके बाद हम लोग को जो ए होता है उसको नीचे होता है, फिर बी उसके नीचे होता है। इसको आप मांग वक्र में सजा के देख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं आप लोग को नहीं समझ पा रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 6, निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। कहीं भी आपको परिवर्तन पूछे ना, एक अतिरिक्त इकाई पूछे तो वहाँ पर आपका हो रहा है सीमांत का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। चाहे वो सीमांत लागत पूछे, सीमांत उपयोगिता पूछे, सीमांत उत्पाद पूछे, एक अतिरिक्त इकाई कहीं भी बोल दिया वहाँ पर आ जाएगा पर सीमांत आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुल उपयोगिता जब अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शून्य। कुल उपयोगिता का कर्व आपका किस तरह से बनता है, कुल उपयोगिता का कर्व जब हम लोग बनाते हैं टी यू आपका कुछ इस तरह से बनता है और एम यू जो होता है आपका कुछ इस तरह से बनता है। ये जब अधिकतम होता है तो ये शून्य होता है, ये जब मैक्सिमम होता है तब ये शून्य होता है। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिशत करते हैं, यहाँ पर करते हैं लिखा है, यहाँ पर प्रतिशत नहीं करते हैं। उदासीनता वक्र आईएफसी कर्व जो होता है, आईसी कर्व जो आपका होता है, आपको ये कभी एक दूसरे को जो है प्रतिशत नहीं करता है। ये हमेशा कैसा बनता है आपका, ये हमेशा एक दूसरे के समान दूरी पर बनता है आईसी कर्व, इसको बोलते हैं आईसी इंडिफरेंस कर्व। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में 8% कमी होती है तो मांग की कीमत रोज का मान क्या होगा।
इसकी जो फार्मूला आपका क्या होता है, ऊपर में लिखते हैं मांग में प्रतिशत परिवर्तन, नीचे में लिखते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो ऊपर में आपका कितना हो जाएगा 8 और नीचे में आपका हो जाएगा 4। जब 4 को 2 काट देंगे तो आपका हो जाएगा 2। कितना आंसर हो जाएगा 2। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर वितरित होगी जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। तब का सही आंसर हो जाएगा डी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 से कम। आपको हम बताए थे कि कुछ इस तरह से जो होता है आपका बिंदु विधि होता है। यहाँ पर जो होता है ईडी जो होता है, ईडी इक्वल टू होता है, क्या होता है 1 होता है। अब जैसे नीचे तरफ आते हैं ईडी लेस देन होता है, ईडी लेस देन 1 होता है। जैसे इधर जाते हैं आपका होता है ईडी इक्वल टू 0 होता है, क्या होता है 0। आप जैसे इसके ऊपर तरफ जाते हैं ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। फिर यहाँ पर आपका होता है ईडी जो होता है इन्फिनिटी हो जाता है, क्या हो जाता है इन्फिनिटी। तो ये पांचों बातों को याद रखिएगा। अगला फर्स्ट मॉडल सेट में आपको यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पर आपका हो गया था 1 से अधिक हो गया। तो ये पांचों बातों पर ध्यान रखिए, आपको इस तरह से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है। उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करें, उदासीनता वक्र और बजट रेखा की ढाल समान हो, MRS बराबर PX बटे PY, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु X की मांग कम हो जाती है तो वस्तु X क्या होगी, घटिया वस्तु होगी। क्या होगी, घटिया वस्तु। निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। पूरक वस्तु जो एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं उसे पूरक वस्तु कहते हैं। तो चाय और चीनी, चाय में अगर हम लोग चीनी नहीं देंगे तो हम लोग को जो पूरा नहीं होगा, चाय जो है हम लोग अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसलिए चाय और चीनी ये हम लोग का पूरक वस्तु है। और चाय और कॉफ़ी जो है हम लोग का क्या है, स्थानापन्न वस्तु। इस तरह से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधन के बीच भौतिक संबंध को क्या कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं उत्पादन फलन। क्या कहते हैं, उत्पादन फलन। Q बराबर F फंक्शन ऑफ, यहाँ पर होता है लेबर, लैंड, कैपिटल, जितना होता है उत्पादन के साधन वे सबको लिखा जाता है। तो ये दर्शाता है उत्पादन फलन को। अब चलिए देखें 17 नंबर क्वेश्चन। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद कहाँ पर अधिकतम होता है, यानी आपका कर्व इस तरह से बनता है। ये हो गया मान लो आपका SC, क्या हो गया AP हो गया, क्या हो गया AP। और यहाँ पर जो है आपका MP काटता है, यानी कब काट रहा है, जब औसत उत्पाद आपका क्या हो रहा है, अधिकतम हो रहा है, तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहा है। तो यही आपको पूछ रहा है, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब AP और MP एक दूसरे के बराबर होता है। अब चलिए अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुल लागत TC उत्पादन की मात्रा Q तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको पहला नंबर सेट में भी पूछा है। MC बराबर आपका होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। इस तरह से भी एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला जो है ऑप्शन में दिया हुआ है B, ये आपका सही आंसर है। इसका 2 फार्मूला होता है, तो ये भी फार्मूला याद करके रख लीजिएगा। क्या पता को अगर आपको ये फार्मूला ऑप्शन दे दें तो इसलिए आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि आपकी जो किस्मत अभी ख़राब है, तो इसलिए याद कर लेंगे। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है। पैमाने का प्रतिफल का संबंध आपका जो है दीर्घकाल से है। किस काल में उत्पादन साधन को स्थिर और परिवर्तन साधन में विभक्त किया जाता है। तो अल्पकाल में ही स्थिर और परिवर्तन साधन को 2 भागों में बांटते हैं। दीर्घकाल में स्थिर और परिवर्तन साधन दोनों को समान माना जाता है, एक ही में आता है। तो अल्पकाल आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो ये जो चाहता है वो दूसरा स्तर पर चाहता है, जहाँ पर T
टीपी अधिकतम होता है और एमपी शून्य होता है, वहाँ पर एक उत्पादक जो है उत्पादन करना चाहता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है वो पूछ रहा है, जो है उसमें टिक नहीं लगाएंगे, जिसमें जो नहीं है उसमें टिक लगाएंगे। औसत उत्पाद को परिवर्तित साधन की प्रति इकाई उत्पादक कहा जाता है। सही है। परिवर्तन से साधन की इकाई को बढ़ने से औसत उत्पाद बढ़ता है और अधिकतम होने के बाद घटने लगता है। सही है। औसत उत्पाद वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। ठीक है। औसत उत्पाद का जो होता है आपका आकार कैसा होता है? उल्टा यू, इस तरह से होता है। तो ये भी बात सही कहा है। अब क्या गलत कह रहा है? औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। औसत उत्पाद आपका कभी भी ये जो है कभी भी नीचे नहीं आएगा, ये हमेशा इसके ऊपर रहेगा, इसलिए शून्य भी नहीं होगा ना ही नीचे होगा। तो इसलिए ये आंसर आपका गलत था। तो आपका यही पूछ रहा है कि विशेषता नहीं, इसलिए ये आपका आंसर जो है सही है। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद क्या होते हैं? कमी होती है। जब सीमांत उत्पाद, देखिए आपको समझाते हैं। जब सीमांत उत्पाद जो होता है आपका ऐसे आपका कुछ इस तरह से होता है यार। एमपी जो है इसके अधिकतम बिंदु पर काटता है। कहाँ पर? ये हो गया आपका एपी, ये हो गया आपका एमपी, इसके अधिकतम बिंदु पर काटता है। तो क्या पूछ रहा है कि सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के से कम है। सीमांत उत्पाद जब औसत उत्पाद के इससे जो कम होगा तब आपका औसत उत्पाद जो क्या है, औसत उत्पाद आपको क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो यही आपको पूछ रहा है, औसत उत्पाद कमी होती है। चलिए आपको दिखाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। यदि उत्पत्ति के सभी साधन को दोगुना करने पर उत्पादन के 3 गुना, यानी 2 गुना कर रहे हैं तो फिर 3 गुना यानी अधिक परिवर्तन हो रहा है, तो इससे क्या कहा जाता है? तो इस पैमाने का वृद्धि कहा जाता है, यानी अधिक परिवर्तन हो रहा है। अगर यही 2 गुना अगर सब साधन परिवर्तन करते हैं और उत्पादन में भी 2 गुना वृद्धि होता है तो क्या हो जाता है? समता का नियम हो जाता है। ये बात सबको ध्यान रखिएगा। अगर इससे 2 गुना हो रहा है, ये सिर्फ 1 ही गुना होता है, तो इसमें आपका हो जाता है ह्रासमान। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। इसलिए जब बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? सीमांत आगम कहलाती है। क्या कहलाती है? सीमांत आगम। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीबीसी में क्या संबंध है? तो टीसी का आपका फॉर्मूला जो होता है, टीसी जो होता है टीएफसी प्लस टीबीसी का योग होता है। किसका योग होता है? टीएफसी और टीबीसी का योग होता है। कुल परिवर्तनशील साधन और कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत दोनों का जोड़ होता है कुल लागत। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत जो होता है वृद्धि होता है। किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो मांग अधिक्य की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। जब डी ग्रेटर देन एस, डी माइनस एस ग्रेटर देन 0, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं। किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से सामान्य मात्रा में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि और पूर्ति में 4% की वृद्धि हो जाती तो पूर्ति की कीमत रोज क्या होगी? तो कीमत की मात्रा जो होती है आपका नीचे होता है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आपका नीचे होता है तो नीचे 5 होगा, और ऊपर में आपका होता है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन 4। जब इसको हम लोग दोनों डिवाइडेड कर देंगे आपको कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सामान्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मांग अधिक्य की स्थिति में सामान्य कीमत क्या होगी? वृद्धि होगी। 33 नंबर क्वेश्चन। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। क्या होता है? न्यूनतम एफिसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग।
तो आपका सही आंसर हो गया ए। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए AR और MR में क्या संबंध होता है? ये दोनों जो होता है पूर्ण प्रतियोगी में बराबर होता है। यहाँ पर आपका AR बराबर MR बराबर TR बराबर P, सभी आपका बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, समरूप वस्तु की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है? तब तो सही आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता। TR कुल आगम वक्र के ढाल को क्या कहा जाता है? तो AR। क्या कहा जाता है? AR। किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है? तो आपका ये होता है एकाधिकार में। कहाँ पर होता है? एकाधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अर्थ जब सीमांत आगम का मान 0 होती है तब वस्तु की मांग की कीमत रोज का मान क्या होता है? 1 होता है। सही आंसर हो जाएगा बी। एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र और MR वक्र में क्या संबंध होता है? एकाधिकार में आपको बनता है कुछ, AR वक्र ऐसा बनता है, AR कुछ ऐसा बनता है, और MR जो आपका बनता है कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर AR ग्रेटर देन होता है। ये सेट पेपर 1 में भी ये आपका हम देखे हैं, और ये MR में सेट पेपर 1 का भी आप लोग का सॉल्व कर दिए हैं। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो सबसे पहले जाके देख लीजिए। चलिए 40 में क्वेश्चन देखते हैं। एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर MR और MC को निम्न तालिका से दर्शाया गया है। तो संतुलन अवस्था में वह वस्तु कितनी इकाई उत्पादन करेगा? तो ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ उत्पादन की मात्रा दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ MR मार्जिनल रेवेन्यू, और नीचे वाला दिया है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पर बराबर होती है वो उतने ही मात्रा का उत्पादन करता है। तो कितनी मात्रा का उत्पादन करता है? 6 मात्रा का। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मैं आप लोग को WhatsApp नंबर दे दिए हैं, और इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को WhatsApp ग्रुप में भी ज्वाइन कर देंगे, और आप लोग WhatsApp ग्रुप से भी अपना नोट